छात्रों सुबह का नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौर प्रयागराज। छात्रों मैं आज आपको डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षु छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान रसायन विज्ञान पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं पार्ट फर्स्ट की चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ एक प्रकार के द्रव्य होते हैं। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य होता है। मैटर एक प्रकार का द्रव्य होता है। पदार्थ क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। तो पदार्थ क्या होता है? एक प्रकार का द्रव्य होता है। तो हम आपको बता दें छात्रों, द्रव्य क्या है ना? द्रव्य जिसे हम क्या कहते हैं? मैटर। ये द्रव्य है जिसका अनुभव या अनुभूति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जिसका अनुभूति हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। जिसका अनुभूति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। जिसका अनुभूति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सदैव स्थान ग्रहण करता है। द्रव्य सदैव स्थान ग्रहण करता है। द्रव्य सदैव क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। जिसका अनुभूति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सदैव स्थान ग्रहण करता है। द्रव्य सदैव क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, द्रव्य सदैव स्थान ग्रहण करता है। अर्थात जो वस्तु स्थान ग्रहण करती है, अर्थात जो वस्तु स्थान ग्रहण करती है उसके अंदर आयतन होता है। जो वस्तु स्थान ग्रहण करती है उसके अंदर आयतन होता है। ठीक है, जिसका अनुभूति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सदैव स्थान ग्रहण करता है, अर्थात जो वस्तु स्थान ग्रहण करती है उसके अंदर आयतन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्य के अंदर आयतन भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्य के अंदर आयतन भी होता है। आयतन भी होता है।
ना। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका अनुभूति हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सदैव स्थान ग्रहण करता है, अर्थात जो वस्तु स्थान ग्रहण करती है उसके अंदर आयतन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्य के अंदर आयतन भी होता है। द्रव्य के अंदर क्या होता है? आयतन भी होता है। क्लियर हो गया? छात्रों, आपको बता दें कि जिस चीज़ का अनुभव हम कर सकें, ठीक है, जैसे पानी, गैस, कुर्सी आदि ना। छात्रों, आपको हम बता दें, यदि आप किसी अंधे आदमी को, पहले तो आप परिभाषा सुन लीजिए, जिस पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें, इसका मतलब ये होता है कि हम आँख भी मूंदें, आँख मूंद करके हम इसको जिससे टच कर लें तो हमें भले ही न पता कि ये ग्रीन बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है कि वाइट बोर्ड, बट मैं यह ज़रूर जान ले रहा हूँ कि यह ठोस है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास द्रव्य होते हैं, किसी भी आदमी को यदि अंधा है ना, बहरा भी है, तो उसमें होता क्या है कि यदि हम उसे कुर्सी पर बैठा दें और उससे पूछें कि तुम ये बताओ तुम कहाँ किस पर बैठे हो, तो वह भले ही न बता पाए कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन वह यह ज़रूर बता लेगा कि भैया हम किसी भी ठोस पर चीज़ों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप ही बताइए, क्या आपने गैस को कभी देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है। तो जब आपने गैस को कभी नहीं देखा है, तो पड़ोस के घर में अच्छा भोजन बन रहा हो या कोई परफ्यूम सा लगाया हुआ है शर्ट पर, है ना, या किसी भी तरह का जो भी महक हो, आप उसे आसानी से बता लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि उसकी अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उस अंधे आदमी को यदि हम पानी दे दें, ओके बताओ, बिना पिए बताओ ये क्या है, तो वह आदमी कहे, वह नहीं क्लियर कर पाएगा कि पानी है कि पेट्रोल है कि डीजल है कि मोबिल है, लेकिन वह यह ज़रूर बता लेगा कि देखिए भैया कोई चीज़ लिक्विड चीज़ें हैं, कोई चीज़ द्रव वाली चीज़ें हैं। तो छात्रों, आपको हम बता दें कि इस आधार पे जो द्रव होता है वह, जैसे आप कुर्सी कहीं पे ले रहे हैं, कुर्सी कहीं रखेंगे स्थान ग्रहण करेगा। आप पढ़ने आते हैं तो जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो स्थान ग्रहण करते हैं। तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं कि यह बोला जाता है कि द्रव्य जो होता है वह, उसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि यदि हम उसे किसी भी जगह पे रखेंगे तो वह स्थान ग्रहण जरूर करता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे द्रव्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं? द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी मैटर 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला क्या होता है? ठोस ना भाई, पहला क्या होता है? ठोस, जिसे क्या कहते हैं? सॉलिड ना। दूसरा क्या होता है? गैस। दूसरा क्या है? गैस। और तीसरा क्या है? ओह माय गॉड, गलत हो गया। दूसरा क्या है? द्रव। दूसरा क्या है? द्रव, सॉरी क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। दूसरा क्या है? द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड। दूसरा क्या है? द्रव, लिक्विड। और तीसरा क्या है? गैस ना, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस। तो द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? द्रव्य 3 भागों में बटा होता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस ना। तो अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस बारी बारी से पढ़ा जाता है ना भाई। ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो ये शायद इधर कट गया है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, कट गया है, ठोस, द्रव और गैस।
तीसरा क्या है, गैस है। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस हम आपको बारी बारी से पढ़ाते हैं। ठीक है, राइट करिए। देखिए अब हम ठोस की बात करेंगे। ठोस क्या होता है, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। छात्रों आपको बता दें हम कि जो ठोस होते हैं उसके जो अणु होते हैं वह पास पास में होते हैं, इस तरह से। ठीक है, जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। और यानी दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। अंतरा आणविक दूरी, जिसे अंग्रेजी में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है, ठोस में दो अणुओं के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं होती है कि नहीं, तनिक भी नहीं होगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इनमें दो अणुओं के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं रहेगी तो इन्हें जब आप, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस के अंदर, ठोस के दो अणुओं के बीच, ठोस के दो अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी बिल्कुल नहीं होती। ठोस के दो अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी बिल्कुल नहीं होती ना भाई। और यही कारण है कि ठोस के दो अणुओं के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं होती है। यही कारण है कि जब हम इनको ऐसे दबाते हैं ना तो इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ लिख सकते हैं यही कारण है, यही कारण है कि इनका आकार एवं आयतन, इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। यही कारण है कि इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। देख लिया आपने, यही कारण है कि इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। ठीक है, आपको बता दें ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ना। पहला क्या होता है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस ना, जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या होगा, अक्रिस्टलीय।
दूसरा क्या हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे कहते हैं एमार्फस सॉलिड। तो एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस एमार्फस सॉलिड। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होगा ये देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसको देखिएगा। आपको बता दें इसमें जो कण होता है बिल्कुल रैंडमली अरेंजमेंट होता है। यानी ये सीधा एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू द ईच अदर लंबवत हुआ करते हैं ऐसे। कण सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, इसमें कण क्या होते हैं एक दूसरे के सदैव लंबवत होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में जिसे हम एमार्फस सॉलिड कहते हैं, एमार्फस सॉलिड की बात करते हैं हम। एमार्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कण किसी दूसरे कण की लंबवत नहीं होते, कण के लंबवत नहीं होते। इसमें कि जो कण होता है यह एक दूसरे के लंबवत नहीं होता है एमार्फस सॉलिड में। जैसे प्लास्टिक हो गया है ना, ये सब मनमानी ढंग से होते हैं, इस तरह से पोलराइज्ड होते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से होता है। जैसे नमक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चीनी। छात्रों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ठोस होते हैं और इन ठोसों की चर्चा यदि हम करें, ज़रा सोचिए कि आपने कहा कि ठोस जो होता है उनके दो अणुओं के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं होती। मैं इस बात से सहमत हूँ। उसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी उनका आकार और आयतन दोनों क्या हैं, निश्चित हैं। लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि एक रबर की गेंद होती है, यदि हम आपको वह रबर की गेंद दे दें तो आप उसके पिचका देते हैं, और जैसे ही आप उसके बल को हटाते हैं, तो तुरंत आप देखते हैं कि वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। अब सोचने की बात यह है कि जब ठोस आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन नहीं करता, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं, तो फिर वह रबर का गेंद पिचका क्यों, आकार में आयतन परिवर्तन क्यों आया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक एमार्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसके जो अणु होंगे वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होंगे,
एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के राइट एंगल बनाते होंगे, एक दूसरे को समकोण पर रहते होंगे। जैसे आप देखते हैं कि गांव में तमाम ऐसे आदर्श किसान हैं कि यदि वह टमाटर के प्लांट को लगाएंगे तो उनके खेत के पास जब आप जाएंगे, जिस कोने पर रहेंगे, चाहे जिस कॉर्नर पे रहेंगे, आप देखेंगे कि उनकी कतारें बिल्कुल सीधी रहेंगी। तो इससे यह साबित होता है कि यदि उनकी कतारें सीधी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यह परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से ये होते हैं और इनमें हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन छात्रों, रबर की गेंद की जो बात आई वह एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। ठोस है बट अक्रिस्टलीय है, यानी उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वह परपेंडिकुलर टू द ईच अदर नहीं है, वह मनमानी ढंग से है, उसमें स्पेस पाया जा रहा है। जब हम उसको पिचका रहे हैं वो आसानी से पिचक जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो चीज़ें दानेदार होती हैं, जिनको पीसने पर, हाथ पर रगड़ने पर अगर वो हमारे हाथों में गड़े तो इसका मतलब कि वह क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे नमक को यदि हम पीस लें और अपने हाथों पर रगड़ें तो पक्का है कि वह हमारे हाथों पर गड़ेगी। तो इसलिए नमक क्या हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन ठोस हो गया। और नमक के साथ साथ चीनी को भी ले सकते हैं आप। चीनी को पीसिए, चीनी को हमारे हाथों पर रगड़िए या अपने हाथों पर रगड़िए तो वहाँ पे क्या होता है? गड़ता है। तो इसका मतलब वह भी क्या हो गया? चीनी भी आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। तो जो चीज़ों को रगड़ा जाए, पीसा जाए, पीसे के बाद उसको रब किया जाए, तो यदि वह आता है, गड़ता है, तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पाउडर महसूस न किया जाए, यदि पाउडर महसूस किया जाएगा तो फिर वह क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा। पाउडर महसूस करने वाले आपके अक्रिस्टलीय एमार्फस सॉलिड हुआ करते हैं। छात्रों, आपको बता दें कि जो एमार्फस सॉलिड होता है, महाराष्ट्र में आप चले जाएंगे, आप देखेंगे आपको पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए बोरे में पाउडर, उसका इथाइलिन का पाउडर रहता है। आप देखेंगे बड़ा सुंदर लगेगा। फिर उसे आटे की तरह गूँथ करके मशीन में डाला जाता है, रंग वगैरह डाले जाते हैं, फिर जिस ढांचे में ढाला जाता है उसे ढाल दिए जाते हैं। तो छात्रों, यही बात है अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय में कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे इन्हें जब हम पीसेंगे, रगड़ेंगे, वह दानेदार होंगे। अक्रिस्टलीय ठोस में उन्हें हम जब पीसेंगे, रगड़ेंगे तो वह दानेदार नहीं होंगे। दूसरी चीज़ें यह है कि जो आपके क्रिस्टलीय हुआ करते हैं वह जब हम किसी ताप पे लेकर के जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह घटता या बढ़ता रहता है, ऐसी स्थिति में जब हम लेकर के उसको जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि उनके ताप के कारण, उनके दाब के कारण उनकी भौतिक और फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन आने लगता है। उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन आने लगता है। जैसे आप नमक को रख दीजिए तो नमक के अंदर क्या होने लगेगा? नमक को आप रखेंगे, धीरे धीरे वो इसमें पीलेपन आने लगेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उसने अपने आप को परिवर्तित किया है। लेकिन प्लास्टिक की यदि हम बात करें तो प्लास्टिक को आप चाहे जहाँ लेकर के जाएंगे वे उसी तरह से रहेंगे। रबर की गेंद फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी प्रकार का अंतर आने वाला नहीं है। अब हम आपको द्रव की बातें करते हैं। द्रव, लिक्विड। ठोस, द्रव, गैस की बात ही होती है, ठीक है। तो यदि हम द्रव की बातें करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रव के दो अणुओं के बीच की यहाँ पर आप देख सकते हैं
है ना। अंतराणविक दूरी द्रव के दो अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी द्रव के दो अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, अर्थात ठोस की अपेक्षा अधिक परंतु गैस की अपेक्षा कम। द्रव के दो अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक अर्थात ठोस की अपेक्षा अधिक परंतु गैस की अपेक्षा कम। ठीक है, होती है। यही कारण है कि इनके अणु परस्पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यही कारण है कि इनके अणु एक दूसरे से परस्पर टकराते रहते हैं। टकराने के कारण ही इनमें तरलता का गुण आ जाता है, टकराने के कारण इनमें क्या आ जाता है, तरलता का गुण आ जाता है। द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। द्रव के अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक अर्थात ठोस की अपेक्षा अधिक परंतु गैस की अपेक्षा कम होते हैं। यही कारण है कि इनके अणु आपस में परस्पर टकराते रहते हैं और टकराने के कारण ही इनमें तरलता का गुण आ जाता है। द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो छात्रों, आज मैंने दो ही चीज़ें आपको बताई। पहला तो मैंने आपको द्रव्य बताया। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जो होता है वह एक प्रकार का पदार्थ होता है। इनके तीन भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होता है। ठोस क्या होता है, ठोस हमने आपको बताया कि इनके दो अणु के बीच में जो अंतराणविक दूरी होती है वह बहुत कम होती है ना। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस, है ना। दोनों को एक्सप्लेन किया।
फिर उसके बाद मैंने आपको द्रव के विषय में बताया। द्रव के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके अणु, दो अणुओं के बीच में जो कुछ दूरियां होती हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही छात्रों, अगर मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।